लेक्चर के सेकंड पार्ट में जो है वो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो हम पहली कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ मेटालिक कैरेक्टर। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे आर यूजुअली मेटल्स, सो जाहिर सी बात है मेटालिक कैरेक्टर तो ये शो करेंगे। और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि मेटल्स जो हैं वो यूजुअली हार्ड होती हैं, मेलिएबल होती हैं, यानी कि शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिक्टाइल भी होती हैं, इन्हें वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स भी जो है वो शो करती हैं। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की हम तरफ मूव करते हैं विच इज़ अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ठीक है जी, जो ये शो करता है कि जाहिर सी बात है इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। ये लास्ट चैप्टर जो हमने मेटालिक बॉन्डिंग का पढ़ा था वहाँ पे भी देख लिया था कि जब हम मेटल क्रिस्टल में ऑन द होल बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करते हैं तो ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत। इसके बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मूव करते हैं विच इज़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जीज़। तो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ का ट्रेंड जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ डायग्राम की मदद से। ये इस जो है वो डायग्राम को देखिएगा, इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जो हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ को डिस्कस किया गया है। ये ग्रीन के साथ जो है वो फर्स्ट सीरीज़, ठीक है जी, ब्लू के साथ जो है वो हमारे पास सेकंड सीरीज़ है, और ये रेड ये पिंक कलर के साथ जो है वो थर्ड सीरीज़ को जो है वो डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स इसको जो है वो नोट कीजिएगा कि हम जनरल ट्रेंड तो यही देख रहे हैं कि जब हमारे पास सीरीज़ कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है वो लेफ़्ट से राइट तक जो है वो जाती है। सो एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन एनी सीरीज़ तो हमारे पास जो है वो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। सो जो है ये ट्रेंड जो है जनरली हम तमाम सीरीज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो हम कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जीज़ जो है ना ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इन बिटवीन है, यानी कि एस से जो है वो कम है और पी से ये ज़्यादा हैं। एस की निस्बत जो है वो ज़्यादा है और पी की निस्बत कम है। सो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और पी ब्लॉक जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और आपको पता है इसका करेक्टर जो है वो इन दोनों के दरमियान में जो है वो लाई करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। सो जो है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू भी जो है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंटरमीडिएट जो हैं वो होंगी। अब जैसे कि आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये जो है वो यूजुअली ये नहीं बनाते, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाना पसंद करते हैं। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि एक तो आपको पता है इनका वैलेंस शेल जो है वो उसके अंदर ना सिर्फ NS शामिल है बल्कि N-1 D भी जो है वो शामिल है, ठीक है जी। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन S में भी होते हैं, D में भी होते हैं, तो अगर जो है वो S से इलेक्ट्रॉन रिमूव हों तो ये एक तरह की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, अगर D से भी हो जाएं तो फिर मज़ीद जो है वो बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी पॉसिबल हैं। अब लेकिन जो है उसकी एक और वजह भी है कि इनका एनर्जी गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है इन दोनों शेल्स का, N-1D और NS का। इसकी वजह से जो है वो ईज़िली जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है वो शिफ्टिंग हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन शेल से लूज़ भी हो जाते हैं, और इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में। लेकिन याद रखिएगा ये तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल नहीं हैं, इनमें से चंद एक ही स्टेबल होती हैं और वो वही होती हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये शो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एटॉमिक वॉल्यूम्स और डेंसिटीज़ का। जैसे जैसे जो है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इंक्रीज़ होता जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर साइज़ जो है वो जब हम किसी भी सीरीज़ ट्रांजिशन सीरीज़ को जो है वो के एंड की तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है वो मूव करेंगे, तो जो है एटॉमिक वॉल्यूम्स जो हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। जब वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इज़ बेसिकली D इज़ इक्वल टू M/V, मैस ओवर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जब जो है डिक्रीज़ करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज ये दोनों का आपस में इन्वर्स जो है वो रिलेशनशिप बन रहा है।
इन्वर्स रिलेशनशिप में हमेशा क्या होता है, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ करती है तो दूसरी डिक्रीज़ कर रही होती है। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जैसे कि आपने देखा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन एनी सीरीज़ देन एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो डज द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो इसका जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड हम जो है वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम एज वेल। ये मेटालिक रेडियाई आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के, और इसमें भी आपको पता चल रहा है कि जैसे हम सीरीज़ का जो है वो स्टार्ट लेते हैं किसी भी सीरीज़ का, तो पहले जो है वो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई की वैल्यू ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज़ करती जाती है जी। और अगर कुछ अनोमलस बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है तो वो जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है, उसको हम इंडिविजुअली यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ अबाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जो सबसे प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। ठीक है जी, ये लिगेंड्स के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ़ लिगेंड्स के साथ डिपेंडिंग अपॉन देयर टेंडेंसी to combine with the number of ligands and they form the compounds which are known as complex compounds। ठीक है जी, और आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि जो है वो जितना केटाइंस जो है वो स्मॉल इन साइज़ होगा, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा जो है ये नंबर ऑफ़ लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग जो है वो कर सकेगा। इनकी डिटेल चूँकि हमने आगे बहुत ज़्यादा पढ़नी है, सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ही मतलब कि हमारा चैप्टर है, सो इसको हम बात के लिए जो है वो रख देते हैं। अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनकी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे जो है वो एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। दे कैन बी डायमैग्नेटिक इफ़ दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दे कैन बी पैरामैग्नेटिक इफ़ दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और ferromagnetic if they are strongly attracted by the magnetic field even in the absence of magnetic field। ये तो जो है दोनों के केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नली अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बट इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक जो है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर मैं बात करूँ डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर जो है वो शो करती हैं, यानी कि इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसी प्रॉपर्टी को जो है वो आगे लेके जो है वो चलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ये शो करती हैं। सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है सिर्फ उसी बेसिस पे ही शो होगा अगर इनमें अनपेयर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चूँकि ये आप लोगों ने पहले भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। आप लोगों को सिर्फ इतना ही यहाँ पे बताऊँगी कि दिस प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटेड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा इनके अंदर ये करैक्टर जो है वो पाया जाएगा। अब वो वजह क्या है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हल्का सा इसको टच कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स की मोशन होती हैं। एक स्पिन मोशन जिसमें वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिन कर रहा होता है, और दूसरी होती है ऑर्बिटल मोशन जिसमें जो है एक ऑर्बिटल मोशन, यानी कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है एक उस ऑर्बिटल में भी वो मूव कर रहा है और अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा है। अब उसकी वजह से होता क्या है कि उसकी मूवमेंट की वजह से जो है वो एक स्मॉल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और फिर उसकी वजह से जो है हम ये कहते हैं कि इसका जो है वो बेसिकली स्पिन मोमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब अगर जो है ये जो स्पिन मोमेंट है, अगर हम ये कंसिडर कर लें कि वो मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर जो है वो उसकी वजह से जो है जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो यही प्रॉपर्टी जो है वो फिर क्या कहलाएगी, पैरामैग्नेटिक जो है वो इसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो होती है।
क्योंकि जो है फिर जो है वो नेट जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा किसी एक डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसको अपोज करने के लिए जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मौजूद नहीं होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड उसे अट्रैक्ट कर सकती है। अगर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्टली जो है वो सेम मैग्नीट्यूड का इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होता, तो फिर ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व ना होती। सो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि दिस प्रॉपर्टी इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिनमें नहीं होंगे वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को। ये ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें जो है ट्रांजिशन मेटल्स के जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो है कुछ स्मॉल जो हैं वो आप कह लें कि स्पेसेस रह जाती हैं या इंटरस्टाइसेस रह जाती हैं, जिनके अंदर नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन जो कि स्मॉल भी एटम्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, वो आके जो है वो फिट हो जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली इनके अंदर कोई जो है वो स्टिशियोमेट्रिक रेशो से जो है ये नॉन मेटल्स कंबाइन नहीं कर रही होती, तो इसलिए इनका कोई जो है वो सिंपल फार्मूला जो है वो नहीं होता, और हम जो है इनकी कंपोजिशन भी जो है वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर रही होती है। अब नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट्स, आप जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन उठा के देख लें, उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास रिएक्शंस में जब कैटलिस्ट यूज़ होते हैं तो जो मेटल्स मोस्टली यूज़ होती हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स ही होती हैं। लाइक इफ़ आई रिकॉल योर फेमस रिएक्शन, उस हम जो है वो वेजिटेबल घी को वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम 3 तरह के कैटलिस्ट वहाँ पे जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। वी कैन यूज़ निकल, we can use platinum or palladium. So all of them are basically transition metals. So ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, ऐसे बहुत सी जो है और भी ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो सकती हैं, और कैटलिस्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव तभी होता है अगर हम जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें। अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में होंगी तो फिर जो है ये ज़्यादा अच्छी जो हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एग्जिबिट करेंगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पीछे जिक्र किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका कलर का फिनोमिनन शो करना, जिसे अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो अगेन आई वुड से दैट कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरह कलर शो करना भी जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो होता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से ही जो है ये डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स शो करते हैं। लाइक ये टेबल भी अगर आप देख लें, अगर कोई भी इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जैसे स्कैंडियम और जिंक के आयंस में, तो ये कलरलेस हो जाते हैं। कॉपर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये ब्लू कलर शो कर रहा है, निकल में 2 हैं तो ये ग्रीन कलर शो कर रहा है। ठीक है जी, लाइट ग्रीन से एप्पल ग्रीन टाइप का इसका कलर होता है। और 3 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि क्रोमियम में है तो ये डीप ग्रीन जैसे स्पाइनिश का कलर होता है, पालक जिसे कहते हैं। 4 हैं जैसे फेरस का होता है तो ये जो है वो इन दोनों के दरमियान में जो है वो इसका शेड होगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह का जो है वो कलर शो कर रहा होता है। सो आप लोगों को ये फिनोमिनन तो थोड़ा सा याद होगा, मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि जब वाइट लाइट जो है वो किसी कलर्ड सब्सटेंस पे फॉल करती है तो ये उसकी जो है वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी की जो विजिबल, अब चूँकि हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं तो विजिबल लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी की सारी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो उनका जो कम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो जो है वो हमें नज़र आएगा उस कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड के कलर के तौर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो उसके बाद जी आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि जो एक नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है अलॉय फॉर्मेशन। दिस इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस है। अलॉय जो है वो बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स के जिसमें हम जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं और एक नई जो है वो हम आप कह लें कि मेटल्स का मिक्सचर बना देते हैं। वो मिक्सचर जो है बेसिकली अलॉय कहलाता है। इनमें से कुछ फेमस अलॉयज़ के नेम आप लोगों को याद भी होंगे। ब्रॉस जैसे कि जो है वो कॉपर जिंक एक स्पेसिफिक रेशो में मिक्स होने से बनता है। ब्रोंस
जी बनता है कॉपर जिंक और टिन के कॉम्बिनेशन से, और जर्मन सिल्वर बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल. So these are the few characteristics of transition metals which we have discussed in today's lecture. ये टेबल 4.3 में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है वो समराइज़ किया हुआ है. इसमें हमने जो है जिनको डिस्कस किया है हम उन पे ही फोकस करेंगे. हमने एटॉमिक वॉल्यूम को डिस्कस किया था, डेंसिटीज़ को, ठीक है जी, एटॉमिक रेडियाई को, आयनिक रेडियाई को, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को, एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को जो है वो डिस्कस किया था. जैसे कि हमने कहा था कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है, तो ये वैल्यूज़ भी जो है वो इनकन्सिस्टेंट हैं विद आर डाटा. डेंसिटी के केस में भी हमने कहा था कि ये इसके रिवर्स होगी. एटॉमिक वॉल्यूम जब डिक्रीज़ करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी इंक्रीज़ करती है. सो दिस डाटा इज़ आल्सो कंसिस्टेंट विद इट. एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये डिक्रीज़ करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. सेम ट्रेंड हैज़ बीन शोन हेयर. Same is the case for ionic radii, and then we move for melting and boiling points. So इसमें जो है वो यूजुअली होता तो यही है कि पहले ये इंक्रीज़ कर रहे होते हैं. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में हम कोई जनरलाइज ट्रेंड जो है वो यहाँ पे नहीं शो कर सकते. ये बेसिकली पहले जो है वो राइज़ कर रहे होते हैं, फिर डिक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं. उसके बाद जी आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये हमने कहा था कि ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है. सो इज़ द केस जो कि इन वैल्यू से भी जो है वो शो हो रहा है. और क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पहले डिस्कस नहीं किया, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट लीविंग दैट फॉर नेक्स्ट टाइम. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है वो बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे. हमने जो है वो एक इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिसमें हमने इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जो है